सवाई माधोपुर में गोपाल सिंह का राजघराना आजादी के 75 साल बाद भी आज वही शाही जिंदगी जी रहा था। आम जनता के लिए वही वहां के राजा और प्रजापालक है। गांव में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं की पुलिस तक खबर पहुंचने के पहले ही उसका निराकरण कर देते। उनका बेटा राज प्रताप अभी हाल ही में यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी कर यहां अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए आ गया था। डाइनिंग टेबल पर लंच करते हुए ठाकुर गोपाल सिंह अपने बेटे से बोले, बेटा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि एक बार विदेश जाने के बाद तुम लौट कर आओगे। अच्छा है, तुम्हें भी अपने पूर्वजों की मान मर्यादा और उनके गौरव का ध्यान है। पिताजी, जो बात अपने देश की मिट्टी में है वो विदेश में कहां? मैं यहीं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। तो बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? पिताजी, आजकल रॉयल फैमिलीज अपने किलों को रेनोवेट कर शादी और स्टे के लिए उसे रिजॉर्ट में बदल देते हैं। वैसे तो राजस्थान में इस तरह की कई सारी रिजॉर्ट है, मगर मैंने सोचा है कि हमारा जैसलमेर का जो किला है उसे पूरी तरह से रिनोवेट करवाकर रिजॉर्ट बनवाया जाए ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। वैसे भी जैसलमेर में टूरिस्ट लोगों का बहुत आना जाना रहता है। राज प्रताप की बात सुनकर गोपाल सिंह बहुत तेज गुस्सा हो गए और अपने खाने की थाली पर से उठकर बोले, बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है यहीं सवाई माधोपुर में करो। जैसलमेर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भूल जाओ कि वहां पर हमारी कोई हवेली भी है। अपने पिता को इस तरह गुस्सा देखकर राज हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगा, मगर ठकुरानी कलाबाई भी समझ नहीं पाई कि जब भी जैसलमेर की बात होती है तो गोपाल सिंह इस तरह गुस्सा क्यों हो जाते हैं। मां, अब आप ही पिताजी को समझाइए। बेटा, तेरे पिताजी ने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर उन्हें हाँ करवाना नामुमकिन रहता है। भूल जाओ उस प्रोजेक्ट को। कहकर कला देवी वहां से चली गई, मगर राज प्रताप के मन में अभी भी उसी हवेली को रेनोवेट करने का ख्याल था। जिद में हम आपके ही बेटे हैं पिताजी, आप हाँ करें या ना करें, कल से उस महल का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। राज प्रताप ने अपनी जिद में आकर उस महल में अपने पिता को बताए बिना काम चालू करवा दिया था, मगर उस महल में कुछ ना कुछ घटनाएं अक्सर हो जाती। काम करते हुए मजदूर को अपने आसपास किसी साए के होने का एहसास होता, या फिर कई बार बना हुआ स्ट्रक्चर ही गिर जाता। एक बार ऐसे ही एक मजदूर दीवार की चुनाई कर रहा था। अचानक ही वहां पर तेज हवा आंधी होने लगी और घुंघरू की झंकार के बीच उस मजदूर का थोड़ा सा ध्यान भटका। वह छत की मचान से जमीन पर गिर गया। वहीं उस मजदूर की मौत हो गई। दूसरे मजदूरों ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा तो शोर मचाकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए, मगर देखते ही देखते उसके शरीर से निकला हुआ खून जो जमीन पर फैला हुआ था उसके शरीर के साथ ही गायब हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की मौत इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करती जितना बड़ा बवाल लाश का गायब हो जाना कर देती है। यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखे हो? जाओ अपना काम करो। साहब, चांद माल ऊपर से गिरकर मर गया, मगर उसकी लाश गायब है। कितनी बार कहा है नशा कर कर कंस्ट्रक्शन साइट पर मत आया करो। यदि चांद माल ऊपर से गिरा होता तो उसकी लाश यहीं होती। उसकी लाश क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बिना सर पैर की बातें मत किया करो। जाओ जाकर अपना काम करो। मगर मैनेजर की बात पर मजदूरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने उनके साथी की लाश गायब हुई थी। वो सब लोग तुरंत ठाकुर सिंह के पास पहुंचे और उन सारी घटना की जानकारी दी। मजदूर की बात सुनकर गोपाल सिंह ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और गुस्से में बोले, तुम्हें मना किया था ना, उस महल को भूल जाओ, मगर फिर भी तुमने वहां पर कंस्ट्रक्शन काम क्यों चालू किया? देखो आज क्या हो गया। हाँ पिताजी, मुझे मैनेजर ने बताया, मगर आप खुद सोचिए ना, यदि कोई मजदूर मरा होता तो उसकी लाश कहाँ जाती? मुझे लगता है इस अफवाह में किसी बिजनेस राइवल का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि हम लोग वहां पर रिजॉर्ट बनाए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेटा, हम क्यों मना कर रहे हैं। आज और अभी से वहां पर कोई मजदूर काम नहीं करेंगे। ठाकुर गोपाल सिंह के मना करने पर कोई भी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया, मगर राज प्रताप ने भी जिद में आकर पूरे महल को रिनोवेट करवा दिया। मजदूरों को महल में से एक तहखाना मिला जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती गहने और हीरे जवाहरात थे। राज प्रताप वो गहने अपने साथ लेकर महल आ गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई
उस रिजॉर्ट की ओपनिंग पर जब राज प्रताप ने अपने घर के लोगों को इनविटेशन दिया तो ठाकुर गोपाल सिंह ने उस रिजॉर्ट में पैर रखने से भी मना कर दिया। मगर उनकी पत्नी कला देवी उस रिजॉर्ट में पहुंची। पंडित जी द्वारा पूजा संपन्न करने के बाद पूरे रिजॉर्ट में गंगा जल छिड़कने के लिए दिए गए। जो मजदूर गंगा जल छिड़क रहा था उसे तहखाने के करीब वाले कमरे में तेज झटका सा लगा और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर गया और उसका भी शरीर धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ पंडित जी ने बुरी नजर से बचने के लिए एक कपड़े में नारियल और अक्षत और मूली का धागा दिया। मुख्य दरवाजे की चौखट पर इसे बांध दो। राज प्रताप ने उनके कहे अनुसार जैसे ही उसे मेन डोर पर बांधा उस कपड़े में आग लग गई और नारियल जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नारियल गिरा ऊपर से पूरी तरह काला था और उस पर कीड़े चल रहे थे। ये क्या अपशगुन हुआ है पंडित जी? मॉम, आप भी ना कितना सोचती हो। दुकानदार ने खराब नारियल दिया होगा। और वो आग, उसके बारे में क्या बोलते हो बेटा? तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे थे। मैं ही गलत थी जो तुम्हारा साथ देने यहाँ आ गई। मैं अपनी बहू को लेकर वापस जा रही हूँ। तुम्हें यदि यहाँ रुकना है तो रुक सकते हो। कला देवी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ सवाई माधवपुर की महल पर काले बादल छाए हुए थे और किसी की जोर से हंसने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। जैसे ही वह आवाज ठाकुर गोपाल सिंह के कानों में पड़ी, कौन है यहाँ जो इस तरह जाहिलों की तरह हंस रहा है? तभी घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पूरी दूर धुआं उठने लगा और ठाकुर गोपाल सिंह की आंखों के आगे उस धुएं से राजपूती महिला का शरीर बन गया, जिसे देख वह हैरानी से बोले, चंद्रमुखी, तुम? पहचान लिया गोपाल जी मुझे? हाँ, मैं चंद्रमुखी, आपकी पहली पत्नी। तुम राज की गलती से आजाद हो गई हो, मगर इस बार तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगी। तुम क्या मेरा बंदोबस्त करोगे? इस बार मैं मुक्त होंगी। अपना बदला लेकर हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चली जाऊंगी। कला जी और उनका पूरा परिवार वहां आ चुका था। चंद्रमुखी को देखकर कला जी बोली, चंद्रमुखी, तुम तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी ना? फिर कैसा बदला? तुम भी इसकी बातों में आ गई। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका भी धन हड़पने की नीयत से इनके माता पिता ने जबरन इनकी शादी मुझसे कराई। ये शहर में पढ़े लिखे, उनके तौर तरीके अलग थे, मगर मैं गांव की सीधी साधी लड़की। मगर जब ये मेरे साथ खुश नहीं रह पाए तो इनकी माँ और इन्होंने मुझे जैसलमेर के महल के तहखाने में जिंदा ही दफन कर दिया था। भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया था। तड़प तड़प कर मरी। इन लोगों ने धन के लालच में मुझे मारा था, तो उसी धन में मेरी रूह बंध गई। जब उस महल में मेरी आत्मा भटकने लगी तो तांत्रिक से मुझे वहां पर बांधकर ये लोग यहाँ आ गए। मगर इसी के बेटे ने मुझे आजाद किया, तो उसी धन्यवाद में मेरी रूह बंध गई। ये भी शायद ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अपना बदला ले सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये मेरे सुहाग हैं। सुहाग तो ये मेरा भी है, मगर ऐसे इंसान की सुहागन होने से अच्छा है कि विधवा हो जाओ। कहते हुए चंद्रमुखी बहन के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने गोपाल सिंह को गर्दन से उठाया और एक झटके से उसकी गर्दन अलग कर उसके शरीर में आग लगा दी। जैसे जैसे गोपाल का शरीर जल रहा था, चंद्रमुखी को मुक्ति मिलने लगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये धन श्रापित नहीं है। तुम लोग इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। कहते हुए वो धुआं बनकर गायब हो गए। राज प्रताप ने वो पूरा धन गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया और जैसलमेर के रिजॉर्ट से होने वाली पूरी कमाई चंद्रमुखी नाम के ऑर्फनेज के लिए देने लगा।